एपिसोड 35 पेशकश मीरे कारवां। मैं उस नामी ग्रामी नौजवान को जल्द अज जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ और तुम्हें भी उसकी तरफ से बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। मीर बख्श ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आप फिक्र न करो साईं बहुतार, हम इन दोनों को लेकर आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। वडेरे ने मुतमईन होकर फोन बंद कर दिया था। मीर बख्श मोबाइल फोन एक तरफ रखते हुए सरासीमा लहजे में बोला, अब क्या होगा साईं? वही होगा जो मंजूर हुदा होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। वो खौफजदा हो गया। साईं, आपने हदायत की थी कि मैं वडेरा अकबर सुमरो से ये कहूँ, ये सब ठीक है, हम तुम दोनों को लेकर उमरकोट पहुंच रहे हैं। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उलझनज़दा लहजे में गोया हुआ, मैंने आपकी ताकीद के मुताबिक वडेरे से गुफ्तगू की है। क्या आप वाकई मुझे उमरकोट के डेरे में उसके बंगले पे भेजना चाहते हो? हाँ, मेरा इरादा तो यही है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मगर साईं, उसे परेशान होकर मेरी तरफ देखा और बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, अगर मगर कुछ नहीं चलेगा मीर बख्श, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ, और मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से सीधे तुम वडेरा अकबर सुमरो के बंगले पर जाओगे। लेकिन मैंने तो वडेरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है साईं, मीर बख्श ने शिकवा लहजे में कहा। साईं, आप मुझे साम बना चुके हो, इसके बावजूद भी? मैं उसकी बात काटते हुए बोला, मीर बख्श, तुम मेरी खिदमत में रहने के ख्वाहिशमंद हो ना, मुझे अपना आका बना लिया है ना तुमने, और मेरे हर हुक्म की तामील तुम बेचूर चुरा करने का वादा कर चुके हो, तो फिर ये तरद्दुद क्यों? साईं, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? उसने एक अहम सवाल किया। मैंने हौसला शिकन जवाब दिया, नहीं, आपके बगैर मैं वडेरा अकबर सुमरो के पास पहुंचूंगा तो वो मेरा हशर कर देंगे। उसका तसव्वुर ही मेरी रूह फना कर रही है। वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, मीर बख्श, मेरी एक बात जहन में बिठा लो, जालिम और जाबिर शाह से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। याद रखो, जालिम के सामने खामोश रहना मजलूम के साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है। और तुम तो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद हो, ताकतवर हो, फिर बुज़दिलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम जैसे डरपोक लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। साईं, ना तो मैं डरपोक हूं ना ही बुज़दिल, उसने मजबूत लहजे में कहा। बस बात इतनी सी है साईं कि मैं अकेला वडेरा अकबर सुमरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा, जब ये समझो कि सामने वाला तुमसे ताकतवर, बाइख्तियार और इक्तदार में कहीं ज्यादा मजबूत हो, तो फिर हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। हिकमत अमली? वो खवनकों की तरह मुंह खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो मीर बख्श, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल इसी तरह किसी चालबाज को अपनी चाल से काटा जा सकता है। इसी को हिकमत अमली कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं साईं। वो मजीद उलझ गया। मैं समझाता हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मीर बख्श, तुम वडेरा अकबर सुमरो की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वडेरे की ताकत का तोड़ मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरी हदायत पर अमल करोगे, फिर देखना किस तरह सब बिगड़े काम संवर जाते हैं। मुकद्दरे मुतमईन हो गया। ये मेरी जात पर उसके एतमाद का नतीजा था। उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, साईं, इस सिलसिले में मैं आपकी हदायत क्या होंगी? मैंने चलना में खामोश रहकर बोलना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया है, किसी मक्कार को मक्कारी की मार ही मारी जा सकती है। मैं भी वडेरा अकबर को चालाकी और हुर्रमंदी से ही अपने दाम में लाऊंगा। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहा, तुम अकेले ही वडेरा अकबर सुमरो के बंगले पर पहुंचोगे, एक सनसनीखेज और खौफनाक कहानी के साथ। तुम निहायत ही डरे हुए और सहमे हुए अंदाज में खौफजदा आवाज में से बताओगे कि मैंने यानी वजदान अली कोई खतरनाक किस्म का जादू जानता हूँ। जब तुम गाड़ी का टायर बदल कर रवाना हुए थे तो उसी वक्त मुझे होश आ गया था, और जैसे ही मुझे होश आया तो तुम लोगों ने हमें अगवा कर लिया। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि तुम लोगों ने हमें अगवा कर लिया है, तो मैंने काले, पीले या नीले या पता नहीं किस रंग और किस्म के जादू का मुजाहरा शुरू कर दिया। पहले इस जादू के जेर असर मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने पर मजबूर किया। जब गाड़ी रुक गई तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती इस बात पर आमादा किया कि तुम हम दोनों को गाड़ी के पिछले हिस्से से निकालो, बल्कि हमारे हाथों को भी बंदिशों से आजाद कर दो। तुमने ना चाहते हुए भी सहरी असरात के तहत मेरे हुक्म की तामील कर दी।
इस मौके पर ड्राइवर नवाज अली ने जवामर्दी का मुजाहरा करना चाहा तो मैंने तुम्हारे हाथ में मौजूद कलाशनकोव से फायर करके नवाज अली का किस्सा पाक कर दिया। तो ने हम दोनों को जेर करने के लिए हमारे कदमों में फायरिंग करना चाही तो मैं बार बार तुम्हारा निशाना हटा करवाता गया। गोलियां जाया होती रहीं मगर तुम मेरा बाल भी बेका न कर सके। जिस तरह तुम यहाँ होने वाली फायरिंग में इस्तेमाल शुदा गोलियों का हिसाब देने से भी बच जाओगे। मैं थोड़ी देर को रुका तो मीर बख्श ने बेयकीनी से पूछा, क्या वडेरा मेरी इस कहानी पर यकीन कर लेगा? उसके बाप को भी यकीन करना पड़ेगा, मैंने बड़ी सफाकी से कहा। मैं इसके यकीन का मुकम्मल बंदोबस्त करके तुम्हें रुखसत करूंगा। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने कहा, गाड़ी से बाहर आ जाओ। कहाँ? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, तुम नवाज़िश अली की लाश उठाने में मेरी मदद करोगे। नवाज़िश अली की लाश को उठाकर कहाँ ले जाना है? वो भी गाड़ी से बाहर आ गया। मैंने कहा, इस गाड़ी के एक भी हिस्से में पटखाना है, सीटों के दरमियान। वो खामोशी से मेरे साथ चलने लगा। मैंने कहा, तुम वडेरा अकबर सुमरो को बड़े रिक्कत अमेज अंदाज में बताओगे। जब मैंने तुम लोगों को अपने ट्रांस से आजाद किया तो तुम फूट फूट कर रोए। बाद अज़ा तुमने नवाज अली को लाश को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में डाला और सीधे उमरकोट पहुंच गए थे। वडेरा ये भी पूछेगा कि जब आपने हमें अपने ट्रांस से आजाद किया तो खुद आप कहाँ गए? तुम कह सकते हो जब तुम अपने होश में आए तो हम उड़न छू हो चुके थे। मैंने कहा, भी मैं तो जादूगर हूं, कहीं भी गायब हो सकता हूं और अपने साथ साथ मैं अपनी साथी लड़की को भी गायब कर सकता हूं। वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, कहानी तो खासी सनसनीखेज है। अब ये वडेरे के दिमाग में भी उतर जाए तो अच्छा है। उतरेगी, जरूर उतरेगी मीर बख्श, मैंने पुरवसोक लहजे में कहा। ये वडेरे, साईं और किसी भी इलाके के अंदरून में बसने वाले लोग बहुत ही तोहमप्रस्त होते हैं। ये जादू, टोने और नादीदा कुव्वतों पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। वो दोनों दोस्त मुझे एक खतरनाक शख्स करार दे चुके हैं। अब उनके ऊपर जब मेरा ये जोहर खुलेगा तो उनके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिर मेरे जादुई कमालात के कुछ सबूत भी तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए वडेरा तुम्हारी दर्दनाक कहानी पर कान धरने पर मजबूर हो जाएगा। मीर बख्श ने पूछा, कैसे सबूत वजदान साईं? नवाज अली की लाश। मैंने मीर बख्श की मदद से नवाज ड्राइवर की लाश को गाड़ी के फर्श पर फेंकते हुए कहा, और ये नालोन की डोरी और जिसे मेरी साथी के हाथ बंधे गए थे, और ये हथकड़ी। मैंने इसके हाथों की तरफ इशारा किया, मगर ये तो मेरे हाथों लगी हुई है, मैंने इसे तुम्हारे हाथों से निकाल देता हूँ। मैंने चाबी से हथकड़ी खोलते हुए कहा। धन्नो इस दौरान में हैरत नजरों से हम दोनों को देखती रही थी। वो समझ गई थी कि मैं इस वक्त किसी अहम कार्रवाई में मसरूफ था, इसलिए उसने बोलने की जरूरत नहीं समझी। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, कहो अब तो तुम मतमीन हो या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। उससे एक अहम नुक्ता उठाया। साईं वडेरा अकबर सुमरो ने हंगामी हालत में राब्ते के लिए मुझे मोबाइल फोन दे रखा है। वो पूछ सकता है कि तुमने इतने बड़े वाक़े की इत्तला उसे क्यों नहीं दी। इस सवाल का मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने इसकी उलझन को दूर करते हुए कहा, तुम कह सकते हो तुमने पहली फुर्सत में वडेरे को इस वाक़े की इत्तला देनी चाहिए थी, बल्कि तुम उसी वक्त से उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे जब मैं जादुई ऑपरेशन में मसरूफ था, मगर मैंने तुम्हारी कोशिश को अपने सहरी इसरार से नाकामयाब बना दिया। मैंने एक लम्हे का तौक़ुफ़ देकर मीर बख्श को देखा और अपनी बात मुकम्मल कर दी और उस मोबाइल फोन यानी उसे बेकार और नकारा कर दिया। ओ, वो चौंक उठा, फिर पूछा, तो क्या आप वाकई मोबाइल फोन को बर्बाद करना चाहते हैं साईं? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, और ये काम तुम्हारे हाथों से ही होगा। तुम कलाशनकोव का ब्रस्ट मारकर इस मोबाइल फोन के परखचे उड़ा दोगे और उसकी बाकियात को समेटकर अपने साथ ले जाओगे। वो सरासीमा नजर से मुझे तकने लगा, फिर लर्जा लहजे में बोला, साईं ये मोबाइल फोन तो बहुत कीमती है, साइंस की बिल्कुल नई इजाद है। मैंने कहा, ये तुम्हारी कम इल्मी है मीर बख्श। मोबाइल फोन साइंस की इजाद तो है, मगर इसे साइंस का एजाज कहना चाहिए। लेकिन ये अभी नहीं इजाद हुआ, पाकिस्तान में भी ये चंद साल पहले मुतारिफ कराया गया है। एक लम्हे को रुककर मैंने इसे देखा और फिर बात जारी रखते हुए कहा, और जब तो तुम्हारे इस नुक्ते का ताल्लुक है कि ये बहुत कीमती है, तो मैं ये कहूंगा कि बाज़ औक़ात कहानी में हकीकत रंग भरने के लिए कीमती चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। फिर मैंने गाड़ी के फर्श पर पड़ी हुई नवाज़िश अली की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा, क्या ये मोबाइल फोन इस इंसानी जान से भी ज्यादा कीमती है मीर बख्श?
वो नवाज अली की खून आलूद लाश को देखकर एक झुरझुरी लेकर रह गया और बड़ी शिद्दत से इंकार में गर्दन झटकने लगा। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है। जब नवाज अली मेरे सहरी इसरार से तुम्हारी फायरिंग का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा सकता है, तो फिर एक मोबाइल फोन की हैसियत क्या है? बात मीर बख्श की समझदानी में आ गई थी। अगले चंद लम्हात में से मेरे अहकाम की तामील कर दी। फिर पूछा, साईं अब आप कहाँ जाएंगे और मेरी दोबारा आपसे मुलाकात कब और कैसे होगी? मैंने कहा, हम फिलहाल तो कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमारी आइंदा मुलाकात कब और कहाँ होगी ये बात मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब हम जुदा होने लगेंगे। वो कदरे मुतमईन हो गया। मैंने कहा, अब एक लम्हा भी जाया ना करो, हमें फौरन अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। उसने पूछा, आप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठोगे साईं, या फिर मेरे साथ ड्राइविंग कैबिन में? तुम्हारे साथ ड्राइविंग कैबिन में, मैंने हतमी लहजे में पूछा। और अब ड्राइविंग भी मैं ही करूंगा। मेरे धन्नो की जानब मुतवज्जा हुआ और नवाजिश अली की लाश को उसकी समत इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या तुम इसकी मौजूदगी में आराम से रह लोगी या मैं किसी और किस्म की सेटिंग करूं? वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोली, वजदान तुम फिक्र न करो, मैं इस किस्म के मंजर से डरने वाली नहीं हूँ। जब तुम्हारे कदम में मैंने अपने कदम रख दिए हैं तो फिर फिक्र और डर और खौफ की क्या बात है? अब तो कदम कदम पर ऐसे मनाजर का सामना होगा। मैंने अब तक जितना भी वक्त तुम्हारे साथ रहकर गुजारा है उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही हंगामा है। इस है तुम हर वक्त खतरात में गिरे रहते हो और जान हथेली पर रखकर इन खतरात का मुकाबला करते रहते हो। अगर तुम्हारे साथ चलना है तो फिर दिल को मजबूत तो बनाना ही होगा। उसे एक अजीब अंदाज से मेरी आंखों में देखा और फिर ठोस लहजे में बोली, वजिदान तुम तो जानते ही हो कि मैं कितनी हौसलामंद लड़की हूँ। अगर मैं कमजोर दिल होती तो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर वहीं इबादत गाह में ही जान दे देती, लेकिन नहीं। वो मेरा हौसला, अज़म और मजबूत दिली ही थी कि मैंने अपनी माँ भेर जानी और बाप थोंची की खून आलूद लाश को बुध नीलकंठ की इबादत गाह से खटमंडू शहर तक पहुंचाया था। धन्नो बात करते करते जज्बाती हो गई थी। उसे अभी जिस वाक़े का जिक्र किया था उसकी अंदो नाकी में कोई कलाम नहीं था। धन्नो ने वाकई बहुत ही बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया था। बादज़ा भी वो मेरी खातिर कई बार जुल्म और तशद्दुद की फिजा से गुजरी थी। उसकी मजबूत दिली और आहन असाबी मुझ पर आश्कार हो चुकी थी और मैं उसकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता था। वालदेन के वहीमाना कत्ल का वाक़या याद करके उसका दिल फिर से भर आया था। मैंने इसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर दर्द की एक लहर को उठते हुए देखा था। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को हाको खून में लौटते हुए देखना कितना दिलदोज और जिगर पाश मंजर होता है, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता था। तपिश वही होती है जहां पर आग जलती है। हमारा ये सदमा मुश्तरका था। धन्नो को जज्बाती देखा तो मुझे भी अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। मैंने बेहतियार धन्नो के गले से लगा लिया। उसके सीने का तला तो बता रहा था कि वो इस वक्त जब्त की आखिरी हद से गुजर रही है। वो ऐसा मौका नहीं था कि मैं इसके जब्त का बंधन तोड़ने का सबब बन जाता। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में इसकी शाने थपक कर उसे खुद से अलग किया। फिर इस तरह भी लहजे में कहा, तुम यही बैठो धन्नो, हम आगे जा रहे हैं। धन्नो ने ऐसी नजर से मुझे देखा कि जो दिल के आर पार हो गई। हम दोनों गाड़ी का अकबी दरवाजा बंद करके ड्राइविंग कैबिन में आ गए। मैं नवाज अली की सिंधी टोपी भी अपने साथ ही उठा लाया था। इस टोपी का क्या करेंगे साईं? मीर बख्श ने हैरत से पूछा। ये करूंगा, मैंने वो टोपी सर पर रखते हुए कहा और फिर गाड़ी को चलाकर कच्ची सड़क पर ले आया। अब पहली नजर में देखने वाला यही समझेगा कि नवाज अली ही ड्राइविंग कर रहा है, अगरचे मैं जुस्से में उस जैसा नहीं हूँ। ताहम काम तो चलाना ही पड़ेगा। वो उस बात में सर हिलाने लगा। मैंने बदतरीज गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जब गाड़ी तेजी से गुजर रही होगी तो देखने वालों की नजर किसी के जुस्से पर कम ही जाती है। सबसे पहले जो चीज निगाह में आती है वो गेटअप है। विंड स्क्रीन से जो मेरा गेटअप दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तो मैं पहली नजर में सिंधी ही लगूंगा ना। आप बहुत अक्लमंद और मौका शनास है साईं। मीर बख्श ने सताइशी नजर से मुझे देखते हुए कहा, आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैंने कहा, अक्लमंदी और मौका शनासी वक्त खुद सिखा देता है मीर बख्श, बस इसका सिर्फ एक ही तकाजा होता है। वो क्या साईं? वक्त चाहता है इंसान उसके साथ साथ चले। ये तो बहुत ही अहम बात बताई है आपने साईं। वो आंखें झपकते हुए बोला। मैंने कहा, लेकिन अक्सर इंसान वक्त के तकाज़ों को नहीं समझते। वो या तो वक्त से बहुत आगे चलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। चुनांचे वक्त उनका साथ नहीं देता। जवाबन वो अपनी नाकामियों को किस्मत की खराबी से नत्थी करके वावेला मचाते रहते हैं।
ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کر دی. اور جو لوگ وقت کے ساتھ قدم قدم چلا کر چلتے ہیں، وقت ان کا راستہ بن جاتا ہے جو انہیں ان کی مقصودہ منزل تک لے جاتا ہے. میر بخش چند لمحوں تک عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتا رہا. پھر اس نے کہا، وجدان سائی، آپ کے ساتھ جو بی بی ہے وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس کا اشارہ دھنو کی جانب تھا. میں نے کہا، وہ میری دوست لگتی ہے. میرا مطلب تھا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں میر بخش. میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میرا دھنو سے کیا رشتہ ہے؟ سنو، یہ میری دوست ہے، ایک مخلص اور بے لوث دوست جو کسی بھی نازک موقع پر میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہے. وہ میرے لیے بڑے سے بڑا دکھ اٹھا سکتی ہے، تکلیف برداشت کر سکتی ہے. کیا اس سے زیادہ مضبوط رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں سائیں. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، واقعی دوستی کا رشتہ تو بہت ہی لاسانی اور قابل تعریف ہے. میں نے کہا، میر بخش، اگر دھنو میرے لیے اتنا آگے جا سکتی ہے تو میں بھی اس کی خاطر بہت کچھ کر سکتا ہوں. ہم سب دوست ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے ہیں. ہماری دوستی حقیقی معنوں میں دوستی ہوتی ہے. وہ کافی دیر تک متاثر کن انداز میں گردن ہلاتا رہا. پھر بولا، سائیں، آپ کی دوست دھنو واقعی بہت بہادر ہے، ورنہ ایک خون آلود لاش کے ساتھ اسے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ دیا. میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کی تشفیع کرتے ہوئے کہا، میر بخش، میری دوستی میں بہادری شرط ہے. میرے تمام دوست اس وصف سے مالا مال ہے. ہم تشدد، ظلم اور جبر اور معاشرتی ناہمواری کے خلاف بڑی ہی بے جگری سے سینہ سپر رہتے ہیں. میں کسی شخص کو آنکھیں بند کر کے اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل نہیں کرتا، بلکہ کسی کڑے امتحان میں ڈال کر اس کی آزمائش کرتا ہوں، جیسا کہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.